जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट देख रहे थे टेलीकम्युनिकेशन का। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। आज मैग्नेटिज्म लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम वायरिंग वाला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। वायरिंग वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जहां से इजिली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना, हर एक टॉपिक को एस्पेक्ट को कवर करेंगे। चाहे एमसीबी हो गया, फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, या और भी जो चीजें हैं वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो वायरिंग क्या होती है। अब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो करवानी है। ठीक है, आपने बल्ब जगाना है, कहीं पर आपका टेलीफोन चलेगा, कहीं पर आपका टेलीविजन चलेगा, कहीं पर आपका फ्रिज चलेगा, कहीं पर आपका फैन चलेगा। इन सबको कनेक्ट तो करना है ना किसी कंडक्टर के थ्रू, बिजली वहां तक पहुंचानी है। तो उनके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? वायर्स का यूज करते हैं। और यही जो पूरे घर में हमारी वायर फैली होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसको क्या बोलते हैं? वायरिंग। तो वायरिंग में मेन है वायरिंग की टाइप्स, कौन सी वायरिंग में क्या अच्छी खूबियां हैं, क्या बुरी खूबियां हैं, ये चीजें हमें वायरिंग में मेनली डिस्कस करिए, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बट सबसे पहले आपको वायरिंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। अब आपके घरों में जो करंट जाएगी वो किस किस वायर के थ्रू जा सकती है? देखो, वायर जो है ना वो मोस्टली किस चीज की बन सकती है? एक कॉपर की बन सकती है। ठीक है, अगर बेस्ट वायर बनानी है तो वो सिल्वर की बन सकती है। क्यों? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? पंगा ये है कि सिल्वर लोगों को गले में पहनने के लिए नहीं मिल रहा है, अंगूठी में पहनने के लिए नहीं मिल रहा है सिल्वर। तो इतनी की तारें बनाओगे तो कितनी महंगी वायर्स आएंगी। तो हम सिल्वर की वायर्स नहीं यूज करेंगे। हम किसकी यूज करेंगे? कॉपर की। और कॉपर से भी सस्ती अगर हमें यूज करनी है तो हम किसकी यूज करेंगे? एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वायरिंग मटेरियल है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो सिल्वर है। बट हम सिल्वर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत एक्सपेंसिव आ जाता है। ठीक है, और कॉपर की बात करें, कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको वायरिंग और केबल मेकिंग में ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस बताया हुआ है यार, इलेक्ट्रिसिटी में लो रेजिस्टेंस होने का मतलब है इसमें से करंट इजीली फ्लो कर जाएगी, ये करंट को रोकेगा नहीं। तो मतलब अच्छा मोड है कम्युनिकेशन का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भेजने का। एल्यूमिनियम की बात करें, देखो एल्यूमिनियम होता है लाइट वेट कलर का। कॉपर की जो आपने वायर देखी होंगी, कॉपर आपको दिख रहा होगा ना, वो ब्राउन कलर का होता है। बट एल्यूमिनियम जो होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। एल्यूमिनियम की व्हाइट कलर की वायर आपने कभी देखा होगा, एक ब्लैक कलर की तार को जब खोलो तो एक व्हाइट कलर का बीच से निकलता है, वो होती है एल्यूमिनियम की वायर। तो एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से लाइट वेट भी होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए हम ज्यादातर एल्यूमिनियम की वायर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ आपको वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी वायर हम यूज करेंगे। अब आपके घरों में कौन कौन सी तरह की वायरिंग होती है? ठीक है, और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताओगे इस लेक्चर के बाद आपके घर में कौन सी वायरिंग हुई हुई है। ठीक है, अब देखो वायरिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब कहीं के कंसील्ड वायरिंग होती है, कहीं के बैटन वायरिंग होती है, जो बड़ी पुरानी वायरिंग। ये सारे इन डेप्थ देखेंगे, अभी जस्ट डायग्राम में आपको बता रहा हूं कौन कौन सी वायरिंग होती है। एक होती है क्लीट वायरिंग। ठीक है, एक होती है लेड शीटेड वायरिंग, ये जो ग्राउंड में होती है, ठीक है, अंडर द ग्राउंड। एक होता है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, जो हमारे घरों में पहले नहीं होती थी, अभी रिसेंटली पहले जो होती थी, मतलब हम क्या पीवीसी की उसमें पाइप्स के बीच में चल जाती, तो वो एक होता है कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, ये सारी वायरिंग की टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, और ये हमने एक एक करके सारी कवर करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे क्लीट वायरिंग। कौन सी वायरिंग देखें? क्लीट वायरिंग में इसको थोड़ा जूम कर देता हूं अगर हो रहा है तो। क्लीट वायरिंग देखें, कौन सी? क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में बेसिकली क्या होगा? देखो, क्लीट वायरिंग में क्या होगा, ऐसे वायर में क्लीट बने होंगे। क्लीट मतलब ऐसे एक पॉइंट होंगे रास्ते में, ऐसे पॉइंट होंगे जिन पॉइंटों के बीच से हम अपनी वायर्स को निकालेंगे। इस वायरिंग को बोलते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है, क्लीट वायरिंग कौन सी वायरिंग होती है? क्लीट वायरिंग होती है कि जब वायर को हम ऐसी, इस चीज को बोलते हैं क्लीट। इनको क्या बोलते हैं? क्लीट। ऐसे बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, उन बॉक्सेस के बीच में से जो हमारी वायर है वो जाती है, दैट वायरिंग इज नोन एज क्लीट वायरिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्लीट वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्लीट वायरिंग पता है कहां पर यूज होता है? क्लीट वायरिंग वहां पर यूज होती है मैक्सिमम जहां पर टेम्परेरी हमें वायरिंग करनी हो। ठीक है, ये परमानेंट नहीं, ज्यादातर हम जहां पे टेम्परेरी वायरिंग करते हैं ना, वहां पर क्लीट वायरिंग का यूज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो यार सिंपल है, ये तार जा रही है, ये तार जा रही है, इसके ऊपर ऐसे एक तरह का क्लीट लग जाएगा। क्लीट मतलब एक प्लास्टिक का क्लिप काइंड ऑफ लग जाएगा, उसमें से बीच से ही निकलेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्लिप लगाएंगे और यहाँ से वायर जाती जाएगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेरी टाइम के लिए कहीं पर बिजली देनी है, जैसे कोई मेले में इलेक्ट्रिसिटी देनी है, कोई फेयर हो रहा है वहां पर, या कोई आप फेमस पर्सनैलिटी आ रहा है, तो बड़ी बड़ी रैलीज होती है, वहां पर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देने तो आप क्लीट वायरिंग के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, हमारे घरों पे ज्यादातर अब क्लीट वायरिंग यूज नहीं होती है। ठीक है, ये सबसे सस्ती पड़ती है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो इजिली डिटेक्ट भी हो जाता है, और मेंटेन करना भी इजी है, इसलिए क्लीट वायरिंग का हम यूज करते हैं। अगर इंस्टेंट हमें कहीं पर वायरिंग करनी है तो हम क्लीट वायरिंग यूज करें, बट इसमें इंजरी होने के, मैकेनिकल इंजरी होने के, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्लीट वायरिंग में। दूसरा, यहाँ पे आग शाग लगने के चांसेस भी हाई होते हैं, प्लास्टिक में बने हो, तो इसलिए हम इसको इतना यूज घरों में आजकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्लीट वायरिंग आपको जस्ट एक पुराना मेथड था वायरिंग का, और जब भी आपको टेम्परेरी कहीं पर वायरिंग करनी है तो क्लीट वायरिंग करते हैं। क्लीट वायरिंग में हम ऐसे
लीड काइंड ऑफ बॉक्सेस लगा देते हैं, उनके बीच से हम क्या करते हैं, वायर्स को पास करते हैं। ठीक है, सेकंड इज केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अभी तो घर पे ज्यादातर जो वायरिंग हो रही है, अब तो घर पे जो वायरिंग हो रही है वो कंसील वायरिंग हो रही है। आपको पता है छतों के अंदर ही जब लेंटर पड़ता है तो उस टाइम ही वायरिंग डाल देते हैं, वो होती है कंसील वायरिंग। बट कंसील वायरिंग के साथ एक और इंपॉर्टेंट वायरिंग है जो इससे रिसेंट पहले चल रही थी और अच्छी भी है ये वायरिंग, इसको बोलते हैं केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ठीक है, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, इसमें आप पीवीसी का यूज करते हो। ये जो वायरिंग दिख रही है ना, इसके अंदर ऐसा होता है केसिंग एंड कैपिंग, तो इसके अंदर जो है बेसिकली आपकी वायर होती है, तो इसको बोलते हैं हम केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ठीक है, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग की अच्छे से समझना, तो ये देखो केसिंग क्या होता है, ये नीचे वाला देखो, ये ऐसे पूरी पीवीसी की एक शीट आती है, वो खुलती है, इसको बोलते हैं केस, उसके अंदर हम वायर डाल दें, ऊपर से कैप लगा देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। अब आप बोलोगे सर केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग तो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम पहले घरों में होती थी, अभी भी होती है, कुछ घरों में होगी आपके जो थोड़े पुराने बने, जो बिल्कुल लेटेस्ट बने उनमें आजकल नहीं हो रही है, उनमें आजकल ज्यादातर कंसील्ड वायरिंग आ रही है। तो केसिंग एंड केपिंग वायरिंग पहली बात किसकी हेल्प से होती है, तो पीवीसी यहां पर यूज होता है। किसका यूज होता है, ज्यादातर हम पीवीसी का यूज करते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग में, या वीआईआर का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वीआईआर का। सर वीआईआर क्या होता है, देखो वीआईआर कुछ नहीं है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। क्या है, वल्कनाइज्ड, एग्जाम में पूछ ले तो याद कर लेना, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इसका भी यूज करते हैं। आप ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा हम पीवीसी का यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको तो पता ना यार, घरों में पीवीसी भी होते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम यूज करते हैं। तो पीवीसी की आजकल हमारी ज्यादातर होती है केसिंग और कैपिंग। आप पीवीसी की कैपिंग के इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। अगर इसके इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हुआ होगा तभी तो हमने कंसील वायरिंग करी। तो इसके एडवांटेजेस देखो, सबसे पहले आप कहीं पर लिख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि इजी है इंस्टॉल करना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। केस को खोलो, बीच में वायर डालो और ऊपर से कैप करके लगा दो घरों में। ठीक है, तो इजी है, इंस्टॉल इजी हो जाता है, लंबे समय तक ये वायरिंग चलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश पड़ेगी तो आपकी वायर खराब नहीं होगी, तो इन सब चीजों से भी उसको प्रोटेक्ट करेगा और इससे शॉक नहीं पड़ता इंसान को। क्यों शॉक नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बाद पीवीसी, और पीवीसी जो है वो इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो पीवीसी इससे मतलब इससे शॉक नहीं पड़ेगा। बट इसके डिसएडवांटेज पता क्या है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें आग लग जाती है तो ये आग बहुत फैल जाएगी। अगर घर में आग लग जाती है तो आग बहुत फैल जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये कोई लोहे का तो है नहीं जो आग नहीं पकड़ेगा, तो इसमें से आग बहुत जल्दी फैल जाएगी। दूसरा, ये थोड़ी महंगी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ी महंगी पड़ती है, तो थोड़ी कॉस्टली भी होती है। और अगर ऐसा नमी वाला कहीं पर है जहां पे बार बार बारिशें पड़ी हैं, तो वहां पे भी अच्छी नहीं होती। तो इन सब रीजंस की वजह से पीवीसी, मतलब आप मेन याद रखो, इसका मेन पंगा ये है कि मेन इसका इश्यू ये रहता है कि इसमें फायर बहुत जल्दी ये पकड़ ले, तो अगर फायर फैल गई तो इसमें रुकेगी नहीं, तो ये पूरी वायरिंग को जला देगा। तो इसलिए हम पीवीसी की जगह आजकल और केसिंग और कैपिंग की जगह आजकल और हम जा रहे हैं कंसील्ड वायरिंग की तरफ। उसके भी कुछ फायदे नुकसान है, हम सब देखेंगे। ठीक है, देखो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपके घरों में कौन सी वायरिंग है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी वायरिंग है, देख के आपको पता चलना चाहिए यार। अब है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, देखो अगर कंड्यूट मतलब एक तरह की कंड्यूट, इस पाइप को बोलते हैं। अगर मैं पाइप के अंदर से वायर भेज रहा हूं, दैट इज नोन एज कंड्यूट वायरिंग। क्या, अगर मैं पाइप के अंदर से वायर भेज रहा हूं, उसको बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, ये देखो, ये कंड्यूट एक पाइप होती है और इसके अंदर से जब मैंने वायर्स डाली हुई है तो इसको बोलेंगे हम कंड्यूट वायरिंग। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कंड्यूट वायरिंग के क्या, देखो कंड्यूट वायरिंग में दो होता है, एक होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, एक होता है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वायरिंग वाली पाइप सरफेस के बाहर आपको सामने दिख रही है, जैसे वो पीवीसी की बाहर दिख रही थी ना, ऐसे ही अगर सरफेस में सामने दिख रही है उसको बोलेंगे सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग क्या है कि पाइप्स होती हैं, ये कोई प्लास्टिक की या पीवीसी की पाइप्स नहीं होती, मतलब कई बार मेटल की पाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर से जब वायरिंग जा रही होती है तो इसको बोलते हैं हम कंड्यूट वायरिंग। और कंड्यूट वायरिंग में ये इशू होता है कि कंड्यूट वायरिंग जो होती है, कंड्यूट वायरिंग जो है अगर सरफेस में हमें सामने दिख रही है तो उसको बोलेंगे हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, किसको उसको क्या बोलते हैं, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये बेसिकली प्लास्टिक ही होती है, बट हार्ड प्लास्टिक होती है यहाँ पर, ताकि इसमें टूटे ना, तो इसमें अच्छा वो होता है। और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की इसमें होती है, कंड्यूट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं, देखो एक तो ये सेफ है। ठीक है, सेफ होता है। मैं सरफेस कंड्यूटिंग वायरिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें अपीयरेंस भी इसकी थोड़ी अच्छी होती है, वो तो चलो छोड़ो, इसमें थोड़ा फायर का रिस्क कम होता है कंपेरिजन टू दैट। ठीक है, इसमें शॉक भी कम लगता है और लंबे समय तक ये रहती है। बट ये एक तो एक्सपेंसिव होती है, और जो ये सरफेस वायरिंग होती है ना, इनकी इंस्टॉलेशन इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है, आपको सरफेस के ऊपर लगानी है पूरी, तो इसकी इंस्टॉलेशन इतनी इजी नहीं होती है, ये भी चीज है। और
सबसे प्रॉब्लम कंड्यूट वायरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर सपोज करो इसमें कहीं पे डिफेक्ट आ जाता है तो पीवीसी वाली तो आप खोल के एक जगह से चेक कर लोगे, जो आप केसिंग एंड कैपिंग वाली है, बट इसको कहां से चेक करोगे? तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो इसका डिफेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है और आज के टाइम पे हम बड़े लेवल पे इस पर यूज करें, बट इसमें भी एक पंगा है। क्या? अगर पहली बात तो इसमें डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बट अगर इसमें कभी डिफेक्ट आ गया तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग क्या होती है। देखो फॉर एग्जांपल आपके घरों में जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेंटर डाला तो लेंटर्स के बीच में आप पाइपें बिछा देते हो। फिर क्या होता है जब आपकी दीवारें हैं तो दीवारों को तोड़ के ऐसे बीच में पाइप्स बिछा देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसील, क्योंकि इसके ऊपर प्लस्तर हो जाएगा और प्लस्तर होके पेंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपके घरों में जो वैसे वायर्स दिखती है ना वो नहीं दिखेगी। इसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अब कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखो एक तो ये सेफ है, कंसील वाली जो है ये सेफ है। उसके बाद इसमें कोई दिखने का तो है नहीं है, मतलब ऐसे हमारी वायर अगर दिखेगी सामने, अगर पीवीसी वाली करोगे, कंसील वाली दूसरी करोगे कैपिंग वाली, तो वो सामने दिखेगी, ये दिखती भी नहीं है सामने। मतलब घर की अपीयरेंस अच्छी रहती है, ये भी अच्छा है, लंबे समय तक रहती है, शॉक का कोई नहीं। इसमें एक चीज है, इसमें डिफेक्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं कंसील में। बट डिसएडवांटेज इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एक तो महंगी होती है, ऑब्वियस है ये महंगी तो होती है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंसील में अगर डिफेक्ट आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल आपके लेंटर में पाइप पड़ी हुई है, आपकी दीवार के अंदर पाइप पड़ी है, उसके अंदर फॉल्ट आ गया तो कहां जाओगे? ठीक है, तो वैसे तो फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो अंदर बिल्कुल सेफ है, तो वहां पर वायर का के साथ नुकसान होना बहुत कम है। बट अगर इनकेस इसमें डिफॉल्ट आ गया तो आप ढूंढ नहीं सकते। इसलिए जहां पर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करी हो वहां पर अच्छे से एमसीबी वगैरह लगाने चाहिए, ताकि बीच से कहीं भी ऐसे स्पार्क स्पूर्क हो तो पूरे घर की वायरिंग खराब ना हो। अगर वायरिंग खराब होगी तो फिर ढूंढने के लिए घर पूरा फिर करो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी टाइप्स होती है वायरिंग की। इसको छोड़ के एक बैटन वायरिंग भी होती है, पुराना वायरिंग सिस्टम था। ठीक है, जैसे ऐसे वायर जा रही होती थी, पुराने बोर्ड से निकलती थी और छोटे छोटे ऐसे लकड़ के बैटन आते थे, वो लगा दिए जाते, इसको बोलते हैं बैटन वायरिंग। ये ओल्ड है, आज यूज नहीं होती। ठीक है, अब लेड शीटेड वायरिंग क्या होती है? देखो ये लेड है और लेड के बीच में बेसिकली ये लेड के बीच में जो है वायर्स पड़ी हुई है बहुत सारी, तो इनको बेसिकली यूज किया जाता है जो हम अर्थ के अंदर जो बिछाते हैं ना वायर्स, उसके लिए जो है हम लेड शीटेड वायरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ना सबसे पहले कंसील्ड पे है, दूसरा केसिंग कैपिंग में मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो पढ़ा है, यहां से इस फिगर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लीट वायरिंग क्या होती है, कुछ नहीं है। देखो ये आपकी वायर जा रही है तो ये छोटे छोटे क्लीट लगा दिए रास्ते में ताकि ये सीधी जाए। ठीक है, ये टेम्परेरी के लिए यूज करते हैं। बैटन वायरिंग पुरानी वायरिंग सिस्टम था, पुराने टाइम में हम इसको यूज करते थे, इसमें लकड़ का छोटे छोटे बैटन लगा देते थे, तो इसको बोलते हैं बैटन वायरिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि केसिंग एंड कैपिंग वायर, मतलब पीवीसी की वायर, एक होता है केस, उसमें वायर डाल के कैप लगा के आपके घरों में, नॉर्मली आपका घर अगर आज से 4-5 साल पहले बना है 5 साल, तो ये वाली आपके घर हुई होगी। तो अगर आपका लेटेस्ट घर बन रहा है तो आप में आपके घर में कंसील्ड वाली वायरिंग हो रही होगी। ठीक है, लेड शीटेड वायरिंग, अगर देखो अर्थ के अंदर अगर आपने वायरिंग करनी है तो लेड शीटेड वायरिंग का आप यूज करते हो। और सरफेस कंड्यूट वायरिंग क्या होती है? सरफेस से सामने दिखती है, ऐसे पाइप की फॉर्म में होती है, बट कंसील्ड वाली क्या होती है? ये अंडरग्राउंड। देखो ये सामने है और ये देखो इन इन इंटों को तोड़ के इसके बीच में वायर बिछाई हुई है। ठीक है, तो पाइप डाली हुई है, तो इसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप आपको वायरिंग वाले टॉपिक में आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए ना कि घर पे कौन सी वायर चल रही है, कौन सी वायर से हुई है, कौन सी वायरिंग हुई है, इतना तो पता होना चाहिए। देखो जैसे आप सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताओगे आपके घर में कौन सी वायरिंग हुई है। ये नहीं बोलना कि वो ओल्ड सिस्टम है तो नहीं बताएंगे। ठीक है, मेरे घर में खुद ओल्ड वाली थी, अब नया बन रहा है उसमें जो है कंसील्ड वाली है, तो इसमें कुछ वो शर्म वाली बात नहीं है। आप देखो कलर कोडिंग हमने देखनी है। देखो कलर कोडिंग क्या है? अब वायर का कुछ कलर होता है, उस कलर से पता चल जाता है कि ये वायर क्या है बेसिकली। देखो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रोटेक्शन के लिए वायर हो जाती है, मतलब जो ग्राउंड किया जाता है, आपको पता है ना एक वायर को अर्थिंग वायर होते हैं, मतलब जो सारे अगर इनकेस कोई भी शॉक हो तो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है लोड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सब चीज उसकी तरह अट्रैक्ट होती है। तो अगर प्रोटेक्शन के लिए जो होती है, पहले वो ग्रीन कलर की वायर यूज होते थे, अब हम ग्रीन भी यूज करते हैं और एक ग्रीन येलो कलर की वायर आती है वो भी यूज करते हैं। ठीक है, नए कलर सिस्टम है, ये एनसीईआरटी से उठाया तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ठीक है, तो एक मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी की, वायरिंग की कुछ चीजें वहां से देख लेना, बट सब नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एमसीबी है, स्विच के बारे में, फ्यूज के बारे में, इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, पूरा नहीं पता चल जाएगा, वायरिंग का सिस्टम भी थोड़ा पता चल जाएगा।
तो प्रोटेक्टिव ग्राउंड के लिए ग्रीन वायर याद कर लेना, और ग्रीन येलो भी यूज करते हैं, मैक्सिमम ग्रीन करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होती है, देखो करंट कब फ्लो करेगी, मैंने आपको हमेशा बताया जब एक हाई होगा एक लो होगा। अगर सिर्फ हाई है तो करंट नहीं जाएगी, मैंने आपको बोला एक टंकी पानी की भरी होगी, एक आधी होगी, तभी भरे से आधे में पानी जाएगा। एक हमेशा लाइव वायर वो होती है जिसमें करंट होती है, और उसके साथ एक न्यूट्रल जरूर होगा जिसमें कोई करंट नहीं है। तो ये न्यूट्रल लो पोटेंशियल होता है और ये लाइव वायर हाई पोटेंशियल, तो इसलिए तो करंट फ्लो करती है। जब तक न्यूट्रल नहीं होगा करंट नहीं जाएगी, ठीक है। जब न्यूट्रल होगा तो करंट जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हमें शॉक क्यों पड़ता है भाई, जब जहां अगर हम लाइव वायर को पकड़ लेते हैं तो हमारी बॉडी एज अ न्यूट्रल काम करती है, तो वो हमारी बॉडी से होकर अर्थ में चल जाता है, इसलिए हमें शॉक लगता है, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए कौन सी कलर होता है, पहले ग्रे होता था बट अभी याद करो अभी कौन सा, व्हाइट। तो दोनों देख लो, पहले कौन सा था अब कौन सा था। अब देखो, अब आपकी जो लाइंस हैं ये देखो, अब यहां पर क्या है, सिंगल फेस। मतलब सिंगल फेस क्या होता है, मतलब सिंगल फेस वाला सिस्टम ये होता है कि एक लाइव वायर है मतलब जिसमें करंट है, और दूसरी न्यूट्रल है। अगर ऐसा सिस्टम है तो सिंगल है ना, ये सिंगल वाली है। तो अगर सिंगल फेस है मतलब सिंगल फेस है तो ब्लैक या रेड कलर की होगी, ठीक है। कौन से कलर की होगी, ब्लैक भी हो सकती है। सिंगल मतलब यार फॉर एग्जाम्पल अगर अगर कहीं पर आपको सिर्फ दो तारें दिख रही हैं, एक तो न्यूट्रल होगी और दूसरी लाइव वायर है, इसका मतलब तो लाइव वायर या तो ब्लैक होगी या रेड होगी। तो आपको देख के पता चल जाएगा, अगर ये ब्लैक और रेड है तो मतलब समझ आना इसमें करंट है, ठीक है। अगर थ्री फेस वायर है, देखो थ्री फेस है, थ्री फेस मतलब तीन लाइव वायर्स हैं, एक लाइव वायर, एक दो लाइव वायर और तीन लाइव वायर, इसको छोड़ के एक न्यूट्रल तो होती ही होती है, ठीक है। तो अगर तीन फेस वाली हैं तो एक लाइव वायर जो है आपकी ब्लैक होगी, दूसरी जो है रेड होगी और तीसरी क्या होगी, ब्लू होगी। अगर आपने अपने घरों से बाहर जो आग जाके देखना, बाहर जो बड़े बड़े पोल लगे होते हैं उनमें वायरें जा रही होती हैं, उसमें या तो तीन जा रही होंगी या चार जा रही होंगी। अगर चार जा रही है तो मतलब समझ लेना तीन लाइव है, मतलब तीन में करंट है और चौथी न्यूट्रल है। अगर तीन जा रही है तो मतलब दो में करंट है और तीसरा न्यूट्रल है। तो जो एक होगा लाइव वायर वो ब्लैक का होगा, दूसरा रेड का होगा, तीसरा ब्लू का होगा। तो ये याद कर लो कि ब्लैक रेड जो है वो लाइव वायर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फेस वायर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, पहले ग्रे करता था। और ग्रीन या ग्रीन येलो जो है वो ग्राउंड, ग्रीन मतलब सेफ, वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कलर कोडिंग में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। एमसीबी, एमसीसीबी, फ्यूज, स्विच, ठीक है। और जो अर्थिंग के चीजें हैं उनमें देखो, ये जो एमसीबी है, एमसीसीबी है या ईएलसीबी, ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे इनका काम है प्रोटेक्ट करना। अब दो चीजें देखो, ये एमसीबी, ये दो चीजें ना जो ध्यान से सुनना, एक है एमसीबी, एक है एमसीबी, एक है एमसीसीबी, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों हमारे घर की वायर्स को बचाते हैं, मतलब हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर के एप्लियंसेस को बचाते हैं दो कंडीशन में। अगर सपोज करो कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और या ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ताकि पूरे घर, एक बार हमारे घर पे सुनो, एक बार हमारे घर पे हुआ था ऐसे शॉर्ट सर्किट, तो हमारा एमसीबी ने ट्रिप कर दिया, ठीक है। ट्रिप कर दिया तो घर की पूरे लाइट बंद होगी, सारे अप्लायंसेस बच गए, ठीक है। और उससे पहले एक बार लाइटनिंग हुई थी, जो आसमानी लाइटनिंग, उसके कुछ स्पार्क्स हमारे घर पे आके गिरे थे एक बोर्ड पे, बाहर वाले बोर्ड में, तब एमसीबीज नहीं थे, तो हमारे अंदर वाले बोर्ड भी उखड़ के बाहर आ गए थे। मुझे स्टिल अभी याद है, आज से कोई 8-10 साल पुरानी बात है। तो मतलब कहने का बात है, एमसीबीज क्या करता है, अगर सपोज करो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब एक छोटे टाइम में बहुत ज्यादा करंट आ गया आपके सर्किट में, उस चीज में आपके अंदर वाले एप्लियंसेस में अगर वो करंट पहुंच गई ना, तो वो सब फ्रिज कूलर सब उड़ा देगी। उसको बचाने के लिए हम बाहर क्या लगाते थे, एमसीबी, उनको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और एमसीसीबी क्या है, एमसीसीबी इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए, मैं अभी समझा दूंगा, आप क्लियर हो जाए। पहले तो इनके फुल फॉर्म से याद कर लो, एक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो, अगर सपोज करो आपकी ये लाइव वायर है, मतलब इसमें करंट है, ठीक है, और ये आपकी न्यूट्रल वायर है, ये मान ले लाइव वायर रेड है, ये आपकी आ गई न्यूट्रल वाली वायर, कौन सी है, न्यूट्रल वाली वायर, व्हाइट या हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी लाइव वायर कहीं पर न्यूट्रल के साथ जुड़ गई ना, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। एट अ टाइम बहुत ज्यादा करंट आ जाएगी आपके एप्लियंसेस में, तो उस केस में आपके सारे एप्लियंसेस घर पे जो लगे हैं वो जल सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम एमसीबीज लगा देते हैं। ये एमसीबीज पता है क्या होते हैं, इसमें ये लगे हुए हैं ना एमसीबी, ये एमसीबी, ये ऐसे एज सच ऑन रहते हैं। बट फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कहीं पर ऐसा हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी जगह पे फेस वायर और न्यूट्रल वायर जुड़ गई, तो ये क्या करेंगे, इनमें बेसिकली
क्या करते हैं, ये अपने आप क्या हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने से घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और आपका जो बेसिकली घर के एप्लायंसेज है वो सारे बच जाते हैं। ठीक है, ये काम होता है एमसीबी, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, अब ये कौन से फिनोमिनन पे काम करता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, और ये इंडक्शन पे ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही ये काम करता है। ये चीज याद कर लेना। इसी तरह अभी आपको फ्यूज पढ़ाऊंगा, फ्यूज भी सेम काम करता है बट वो थर्मल की वजह से काम करता है, मतलब वो हीट हो जाता है, हीट होके खुद उड़ जाता है। एमसीबी खुद नहीं उड़ते हैं, एमसीबी थोड़े महंगे होते हैं बट खुद नहीं उड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार कहीं पर लाइव और फेज आपकी न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाते हैं अपने आप, मतलब ये ऊपर से नीचे चले जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगे मतलब घर की करंट बंद, बाद में आप इसको वापस ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये एक बार में खराब नहीं होते, इनको बार एक बार जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये नहीं है ये खराब हो गया आपको नया लाना पड़ेगा, जैसे फ्यूज का केस होता है, फ्यूज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर समझ आ रहे हैं। दूसरा ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोटर, मान लेते हैं आपकी मोटर 5 एम्पेयर करंट खा रही है, एक दिन क्या होता है आपकी मोटर 10 एम्पेयर करंट खा रही है। आपने जो घर पे एमसीबी लगाया होता है, हर एक पर्सन के घर पे जो एमसीबी लगा होता है वो घर के लोड के हिसाब से होता है कि कितना लोड घर पे हो सकता है। तो अगर मान लो आपके एप्लियंसेस एक दिन ज्यादा लोड ले रहे हैं, उनमें कोई खराबी है, वो ज्यादा लोड ले रहे हैं, तो ओवरलोड हो गया। ओवरलोड के केस में भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ फॉल्ट है, फिर आप बड़ा एमसीबी यूज कर सकते हो जो उस ओवरलोड को सह सके और आपके घर पे ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो एमसीबी का ये काम है। तो एमसीबी दो चीजों में काम करता है, एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया और एक ओवरलोड हो गया, दोनों में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और दूसरे इसका एक और पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा जब मैं फ्यूज और इसमें डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये किसमें काम करता है, एक तो आपने याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और दूसरा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से घर की एप्लायंसेस और घर की वायरिंग को बचाता है, और तीसरा इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती, ये ट्रिप हो जाता है और वापस इसको ऑन किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड इज, अगर हमारे पास एमसीबी था, सेम काम करता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ये भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से बचाता है। सर अगर सेम काम एमसीसी भी कर सकता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कर सकते हैं, तो हमने ये क्यों नहीं यूज किया, हम वो क्यों यूज करते? तो अगर एमसीबी सेम काम करे, ये सेम का, तो एमसीबी रखते ये क्यों लाते? द रीजन बीइंग दैट कि जो हमारी मार्केट में एमसीबी प्रेजेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 100 एम्पेयर का प्रेजेंट है। बट सपोज करो अगर कहीं बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो 100 एम्पेयर से ज्यादा, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा करंट होगी, तो वहां पर तो हमें बड़े एमसीबी चाहिए, बट एमसीबी बड़े ज्यादा नहीं पाए जाते, तो उस केस में हम जो है एमसीसीबी लगाते हैं, जो एट हाई एज 2500 एम्पेयर तक के भी होते हैं। तो मतलब अगर ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज में बात हो, वहां पर एमसीसीबी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा करंट पे भी, हाई करंट पे भी काम करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, तो काम इनका भी सेम है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दिस इज क्लियर। और इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको ना रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल वहां पर अवेलेबल नहीं हो, कहीं पर दूर हो, तो आप रिमोट से भी इसको ट्रिप ऑन ऑफ कर सकते हो, एक चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका एमसीबी होगा ना, इसमें फिक्स होता है कि मतलब मान लेते हैं आपका ये 25 एम्प का है अगर एमसीबी, तो अगर सपोज करो कहीं पर आपके घर पे 25 एम्पेयर से ऊपर करंट हो जाएगी, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 25 एम्पेयर के ऊपर होने पर ही ट्रिप होगा। बट एमसीसीबी की पता क्या बात है, अगर सिर्फ एमसीसीबी आपका 2000 एम्पेयर का है, आप अपनी चॉइस से इसको 1000 एम्पेयर भी कर सकते हो, मतलब जब 1000 एम्पेयर से ऊपर हो जाएगा तो ये तब भी ट्रिप हो जाएगा, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। ये 2500 एम बड़ा तो आ जाता है, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपके जो एप्लियंसेस हैं अभी कम लोड वाले हैं, तो आप इसको कम भी कर सकते हो। तो मतलब ये एज अ एमसीबी भी काम कर सकता है, बट एमसीबी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स है, वो उतना एम्पियर का है तो उतने पे ही काम करेगा। एमसीसीबी क्या है, उससे बाहर भी काम कर सकता है। ठीक है यार, कंफ्यूज मत होना, एमसीबी और एमसीसीबी का सेम काम है, बट फर्क ये है कि एमसीसीबी जो अच्छा है, बड़े एम्पेयर्स पे बड़े लेवल पे काम कर सकता है। दूसरी चीज है, एमसीसीबी को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी जो ये सर्किट ब्रेकिंग वाली स्किल है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, उसको 2500 से 1000 एम्पेयर 500 एम्पेयर तो चेंज, उसको चेंज नहीं कर सकते, एमसीबी फिक्स होता है। तो मतलब मोल्डेड केस वाला थोड़ा उससे सुपीरियर है, बट महंगा भी तो आता है बहुत। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज आपका दूसरा आ गया हमारा फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है, ये आपने देखा होगा, पुराने फ्यूजेस ऐसे आते थे घरों में लगे होते थे, अब इस तरह के फ्यूज आते हैं, आपके अंदर बोर्ड में भी लगे होंगे फ्यूजेस। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूज में ना एक बेसिकली फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में एक एलिमेंट पड़ा होता है, मेनली जो वो फ्यूज के अंदर एलिमेंट बना होता है वो एलॉय, टीन या लेड के एलॉय से बना होता है, टीन और लेड के एलॉय से बना होता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज के अंदर एक वायर काइंड ऑफ होती है, ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जल्दी पिघल सकता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके सर्किट में करंट अचानक बढ़ गई,
आपके सर्किट में करंट अचानक बढ़ गई, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये फ्यूज से करंट होके जाती है ना, तो ये फ्यूज बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, हीट अप होने की वजह से जल जाता है और ये खराब हो जाता है, ये जल जाता है पूरा। तो जब ये जल जाएगा तो आगे पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे जो सर्किट है, आपका जो घर है, उस घर के अंदर जो है बिजली नहीं जाएगी। क्या बिजली नहीं जाएगी? तो इसका मतलब इसकी वजह से आपका घर जो है वो सेफ हो गया, मतलब सेफ हो गया। बट आपको ये पता होना चाहिए फ्यूज ज्यादा लेवल पे काम नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल अगर आसमानी बिजली पड़ रही है तो आप बोलो कि फ्यूज रोकेगा, तो वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फ्यूज बड़े लेवल पे काम, या बहुत ज्यादा वोल्टेज आगे पीछे से, तो फ्यूज उस लेवल पे इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए हम फ्यूज की जगह आजकल एमसीबीज में स्विच कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखो कि फ्यूज एक ही बार में खराब हो जाता है, एमसीबी खराब नहीं होता है। और दूसरी बात फ्यूज की आपने ये याद रखनी है कि फ्यूज जो है वो किस पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, ये प्रिंसिपल कर जाता है, इसका प्रिंसिपल होता है कि ये मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर, मतलब ये थर्मल हीट वाले उस पे काम करता है, इसमें कुछ नहीं है। बट एमसीबी से सस्ता होता है, ये फायदा है, ठीक है। और आपने देखा होगा घर के हर बोर्ड में हम फ्यूज व्यूज लगाते हैं, एमसीबी घर पे एक ही लगता है, क्योंकि एमसीबी एक बहुत एफिशिएंट वे है। तो मैं घरों की बात करें एमसीबी, बाकी फैक्ट्रीज में तो एमसीबी जो है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ज्यादा लोड आएगा तो फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और एक और चीज होती है, ये होती है कि ये फ्यूज जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक, इसको खुद ब खुद पता चल जाता है कि सर्किट में करंट अब ज्यादा हो गया, तो ये खुद ब खुद उड़ जाता है। बट एमसीबी के केस में नहीं होता। एमसीबी के साथ ना, एमसीसीबी और एमसीसीबी के साथ एक रिले सिस्टम भी लगा होता है। क्या होता है? रिले सिस्टम। इस रिले सिस्टम को पता चलता है बेसिकली कि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है, ये बताता है एमसीबी को। ये बेसिकली रिले सिस्टम बताता है कि इसको एमसीबी को कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से थोड़ी वो प्रोड्यूस होती है चार्ज, उसकी वजह से क्या होता है, एमसीबी ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो जो एमसीबी होता है वो रिले सिस्टम की वजह से पता करता है कि शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, खुद उसको पता नहीं चल सकता है, रिले सिस्टम से पता चलता है और वो ट्रिप हो जाता है। बट फ्यूज को खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि करंट उसी से जारी होती है, जब हाई करंट होती है तो वो मेल्ट हो जाता है और खराब हो जाता है, मतलब जल जाता है पूरा, तो बाकी हमारा घर बच जाता है, ठीक है। देखो यार, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बट अगर इसमें तब भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, रट लेना ये चीजें, अब एग्जाम तो देना है ना आपने, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे, आरसीसीबी, ईएलसीबी। अब जो एमसीबी था और एमसीसीबी था वो आपके घर के एप्लियंसेस को बचता है जलाने से। बट अगर आपको शॉक लग जाए तो फिर क्या करोगे घर के एप्लियंसेस का? आपको भी तो बचना है ना, कि आपको बिजली ना पड़ जाए, आपको शॉक ना लगे। तो आपको शॉक से बचाने के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं हम, आरसीसीबी और ईएलसीबी, ठीक है। पहले तो इनकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो ईएलसीबी की फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज। देखो इनकी फुल फॉर्म तो रट के ही जाना बिल्कुल एग्जाम में, सर्किट ब्रेकर। क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और आरसीसीबी की फुल फॉर्म है रेसिडुअल रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोनों का काम सेम है, दोनों किससे बचाते हैं? शॉक से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट शॉक, या कहीं से करंट लीक हो रही है उससे भी बचाते हैं। दोनों का काम इज सेम, दोनों में काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पुराना मेथड था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आजकल हम इसका इतना यूज नहीं करते, आजकल हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, ठीक है, आज के टाइम में। अब पहली बात, अगर आपको पूछे इनमें से करंट ऑपरेटेड कौन सा डिवाइस है, तो ये वाला करंट ऑपरेटेड है, ठीक है, करंट ऑपरेटेड है, ये याद कर लो। और ये वाला वोल्टेज ऑपरेटेड है। क्या है? वोल्टेज ऑपरेटेड है, वोल्टेज अभी मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, बट जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो याद करो ना, एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा, एक तो करंट ऑपरेटेड है, एक वोल्टेज ऑपरेटेड है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर में यहाँ पर सिर्फ एक फेज वायर है, फेज वायर वो लाइव वायर जिसमें करंट होता है, और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है सिर्फ, इसमें कोई अर्थिंग उर्थिंग नहीं होती है, न्यूट्रल ओनली, इसमें दो ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेज भी होगा, ठीक है, न्यूट्रल भी होगा, और यहां पर अर्थिंग भी होगी, तीन चीजें होंगी। क्या होगा? फेस भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, और अर्थिंग भी होगी, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। आरसीबी किसी तरह का भी डिफॉल्ट देख सकता है, मतलब कोई भी तरह का शॉक है सारा ये देख सकता है आरसीसीबी। बट ईएलसीबी जो है ना, वो ज्यादातर लीकेज देखता है, जो अर्थ मेन अर्थ वायर से जो लीक करंट होके लीक होके जा रही है ना बाहर अर्थ में, ये सिर्फ उसको देखता है। तो मतलब जो चीज हमारी, देखो हमारी घर की एक अर्थिंग होती है ना बाहर, अर्थिंग के थ्रू जो लीक करंट क्या होगी, मतलब जो करंट अपने रास्ते से फ्लो नहीं करी, आगे पीछे नहीं कर, तो लीक करंट की वजह से तो शॉक पड़ता है। तो लीक करंट को बेसिकली जो अर्थिंग से होके जा रही होती है उसको ईएलसीबी देखता है। बट रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर हर एक जो लीकेज है वो देखता है, हर एक तरह का शॉक जो है वो उसको नोट करता है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये किसके बेसिस में काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ईएलसीबी का जो प्रिंसिपल है ना बेसिकली, वो अर्थिंग सिस्टम पे बेस में है, ठीक है। किसके बेसिस में? अर्थिंग सिस्टम पे है।
अर्थिंग सिस्टम के बेसिस में है। यार अभी डायग्राम से समझा दूंगा, आप सुनो किस में क्या है, अर्थिंग सिस्टम के बेसिस में है। तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो है वो अर्थिंग सिस्टम के बेसिस में नहीं है, ये है बैलेंसिंग करंट पे। क्या है? बैलेंसिंग करंट पे, बैलेंसिंग करंट। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में काम आएंगे। देखो आरसीसीबी में, आरसीसीबी स्टैंड्स फॉर, आरसीसीबी क्या स्टैंड फॉर? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये करंट ऑपरेटर है, इसमें फेस और न्यूट्रल सिर्फ होती है और बैलेंसिंग करंट के काम पे चलता है, और ये अभी लेटेस्ट यूज हो रहा है। इससे मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या था? ये वोल्टेज ऑपरेटिव, इसमें फेस न्यूट्रल अर्थ दोनों होते हैं, अर्थिंग सिस्टम। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सिर्फ जो लीकेज मेन अर्थिंग से हो रही होगी उसको ही देखेगा, ये रेजिडुअल आरसीसीबी सभी को देखता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझो यहाँ पर। ठीक है, जगह ढूंढ ले तो मैं यहाँ पर आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले समझाता हूँ कि ईएलसीबी समझा देता हूँ पहले। ये ईएलसीबी ये लगा हुआ है मेरा। ठीक है, ईएलसीबी में देख लो, मान ले यहाँ पर मेरी मोटर लगी हुई है, ये मोटर मान लेते हैं, जनरेटर मोटर लगा हुआ है या टीवी लगा हुआ है या फ्रिज लगा हुआ है, इसमें से लीकेज हो रही है, मैं ऐसे मान लेता हूँ। ईसीसीबी में क्या होता है? एक होती है फेस वायर जो इसके साथ जुड़ी होगी, ठीक है, एक न्यूट्रल वायर होगी जो इसके साथ जुड़ी होगी, एक हमारे घर पूरा जो है यहाँ पर अर्थिंग हो रहा होता है ना, पूरे घर की, ये पूरे घर की हमारी अर्थिंग है। ठीक है, अब इस अर्थिंग वाली वायर को इधर एक अर्थिंग वाली वायर के साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ? ये किस में बता रहा हूं? ईएलसीबी में। मतलब यहां पर क्या होता है, ये आपका ईएलसीबी है, इसको क्या किया जाएगा, हमारी जो अर्थिंग, घर की अर्थिंग होगी उसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी टीवी में मान लेते हैं 5 एम्पेयर करंट जा रही है। ठीक है, 5 एम्पेयर करंट जो है मेन वायर से आपकी जा रही है, बट यहां से आपकी करंट जो न्यूट्रल वायर से उतनी 5 एम्पेयर आनी चाहिए, बट मान लेते हैं इधर से 5 एम्पेयर करंट नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। वो करंट कहां पर जा रही है? यहां से हमें पता चला वो करंट लीक हो रही है। कहां पर हो रही है? लीक, अर्थिंग में लीक हो रही है वो करंट। जब कोई करंट यहां पर मेन अर्थिंग में लीक हो रही होगी ना, तो यहां से हमारे ईएलसीबी को पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अर्थिंग अर्थिंग आपस में कनेक्ट है। जब ईएलसीबी को पता चल जाएगा तो ईएलसीबी बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ ये ऐसे बचाता है। बट जो हमारा आरसीसी, बट मान लो या सिंपल मान लो कि ईएलसीबी में अर्थिंग वाला सिस्टम है, अगर अर्थ में लीक करंट जाएगी तो ईएलसीबी को पता चल जाएगा, तो वो फिर शॉक को रोक देगा, वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरी चीज हमारी क्या थी ईएलसीबी के बाद? आरसीसीबी। आरसीसीबी में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आरसीसीबी में मान लेते हैं ये हमारा लगा हुआ है फ्रिज, और यहां पर फ्रिज में मेन वायर से जा रही है, मान लेते हैं 5 एम्पेयर करंट। कितनी जा रही है? 5 एम्पेयर करंट। और यहां से न्यूट्रल वायर जो थी उसमें सिर्फ 2 एम्पेयर करंट वापस, इसका मतलब 3 एम्पेयर करंट जो है वो आगे पीछे होगी। तो जब इसको पता चल, इसमें कोई अर्थिंग नहीं होती, बट आरसीसीबी इतना एफिशिएंट है कि इसको पता चल जाता है कि क्या देखता है, बैलेंस देखता है। बैलेंस किस में देखता है? करंट में देखता है। ये देख रहा है 5 एम्पेयर करंट जा रही है, आज 2 एम्पेयर का, इसका मतलब 3 एम्पेयर करंट का यहां पर इशू बना हुआ है, 3 एम्पेयर करंट का यहां पर इशू बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता पता है क्या, आपके ये ईएलसीबी आरसीसीबी आते हैं, कोई 25 मिली एम्पेयर का होता है, कोई 35 मिली एम्पेयर का होता है, मतलब वो देखता है। अगर सपोज करो 25 मिली एम्पेयर का है ना, मान लेते हैं, वो देखेगा कि अगर 25 मिली एम्पेयर करंट जो है वो लीक हो रही है, अगर इससे कम लीक हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे ज्यादा लीक होगी, इतनी या इससे ज्यादा लीक होगी, तो ये खुद को रोक देगा, मतलब पूरे सर्किट में करंट रुक जाएगी, फिर बाद में इलेक्ट्रिशियन शॉक वगैरह देख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस पे काम करता है? ये करंट बैलेंसिंग पे काम कर रहा है। ये देख रहा है कि कितनी लाइव वायर पे करंट है, फिर देख रहा है कितनी न्यूट्रल में, अगर उनमें डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये करंट लीक हो रही है, किसी पर्सन में भी जा सकती है। ठीक है, कोई पर्सन हाथ लगाएगा तो दैट इज लीकेज करंट, इसको ऐसे पता चले। इसको अर्थिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट ईएलसीबी में अर्थिंग का कंसेप्ट होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे तो आज मैंने आपको बहुत पढ़ाना था, इसमें जैसे आई रूल्स भी हैं और भी चीजें, बट ये खुद में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, इतना लंबा लेक्चर भी लिया रात को, बट आपका सिलेबस इतना वास्ट है और चीजें इतनी ज्यादा हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मतलब जितना हो सके मैं करूंगा। बट टेलीविजन के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पढ़ते चलो, जहां से मिलता है वहां से पढ़ते चलो, कुछ ना कुछ दिमाग में उसका बिठा लो, ताकि एक आधा क्वेश्चन आए तो आप वहां से 2-3-4 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, अब देखो वायरिंग एसेसरीज क्या होती है, ये हमने पढ़ ली, ये सारी वायरिंग एसेसरीज में ही थी, एमसीबी एमसीसीबी ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बट मैंने आपको फ्यूज पढ़ा दिया, मैंने आपको स्विच नहीं पढ़ाया था अभी। ठीक है, तो स्विच के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, बस हमने अब स्विच ही करना है। इसके बाद मुझे एक चीज और पढ़ानी थी, अर्थिंग टेस्टर होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो वायरिंग एसेसरीज क्या होती हैं? वायरिंग एसेसरीज को एप्लियंसेस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, वो हमने पढ़ लिया। हमने स्विच पढ़ना है। देखो स्विच कुछ नहीं है यार, स्विच का काम है मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यार अगर आपका स्विच ऑफ है तो मतलब आपके घर पे बिजली नहीं चलेगी, अगर आपने स्विच ऑन किया तो आप मतलब देखो स्विच ऑन, ये चीज समझना, इसमें कंफ्यूजन होती है। स्विच ऑन मतलब सर्किट क्लोज हुआ, क्लोज सर्किट,
जब आप अपने घर का स्विच ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो, तो पंखा चलता है ना, और पंखा तभी चलेगा जब करंट फ्लो करेगी, करंट तभी फ्लो करेगी, सर्किट क्लोज होगा। तो स्विच ऑन का मतलब सर्किट क्लोज। और जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो आपका बल्ब बंद हो गया, तो मतलब सर्किट ओपन हो गया। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होते। ओपन सर्किट वही होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती। तो करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। तो बेसिकली स्विच का यही काम है कि पंखा लगाना, पंखा बंद करना, बल्ब जगाना, बल्ब बंद करना, ये स्विच का काम है। ठीक है, बस इतना ही है स्विच। बट स्विच ऐसा थोड़ी पूछेगा। तो स्विच की बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचेस होते हैं, ये याद कर लो। अगर एग्जाम में आ जाए सरफेस, फ्लश, सीलिंग, पुल, पुश बटन, बेड, ये सारे क्या है, ये स्विच की टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारी डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्विचेस होते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में पढ़े, ये हम देख लेते हैं। बाकी ऐसे तो स्विच हजारों तरह के आ गए हैं आजकल, सारे तो नहीं कवर हो सकते। सबसे पहले है सरफेस स्विच, मतलब जो सरफेस के ऊपर लगता है, जैसे वुडन बोर्ड लगा के, आजकल वुडन ही, आजकल दूसरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं अच्छे। तो वुडन बोर्ड्स की फिक्स करते हैं वॉल के अंदर। आपने देखा होगा ना, या दीवार के अंदर ऐसे वुडन का बोर्ड लगाया जाता है, उसके बीच में फिर ऐसे प्लेट लगा के उसके अंदर जो है स्विच लगाए जाते हैं। इसमें तीन तरह के स्विच आते हैं सरफेस स्विचेस में, एक वन वे स्विच, एक टू वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, सर अब वन वे क्या होगा, टू वे क्या होगा, थ्री वे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में सिर्फ एक फैन को एक ही जगह से कनेक्शन देना है, मतलब मेरा फैन जो है वो एक ही बड़ा बोर्ड से कनेक्शन हो उसका। ठीक है, तो मैं वन वे स्विच लगा दूंगा। ठीक है, मतलब ये फैन, जो फैन होगा वो एक ही स्विच से लगेगा। अगर ये चीज मुझे करनी है, दैट इज नोन एज वन वे स्विचिंग। टू वे स्विचिंग क्या होती है, अगर आपको दो जगह स्विच लाने सेम ही चीज के लिए, मतलब एक ही एप्लियंस जो है दो जगह से ऑन हो जाए, उसमें बोलते हैं टू वे स्विच। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका स्टेयर केस है, सीढ़ियां है ना, और आपको सीढ़ियां, रात का टाइम है, अब रात को आपको सीढ़ियों से ऊपर से भी नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, बट सीढ़ियों की लाइटिंग तो सेम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी लगा दोगे और नीचे भी लगा दोगे, मतलब लाइटिंग सेम है और दो जगह से। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यहां से बटन ऑन करोगे, सारी लाइट जल जाएगी, और नीचे से ऊपर जा रहे हो, यहां से बटन ऑन करोगे, सारी लाइट जल जाएगी। लाइट सेम है, बट आपने दो रास्ते रखे, दो जगह से आप इस लाइट को ऑन कर सकते हो, इसको बोलते हैं टू वे स्विचिंग। और अगर मान लेते हैं, अगर आपको एक लैंप या किसी भी चीज को दो से ज्यादा लोकेशन से भी अगर करना हो, तो आप इंटरमीडिएट स्विचिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया भाई, इससे सिंपल क्या समझाऊं, बाकी तो ये बहुत कंसेप्चुअल है। ये स्टेयर केस की एग्जांपल से आपको समझ आ गया। लाइट बंद है घर पे रात को, तो आपको सीढ़ियां ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी। अब ये थोड़ी, आप मान लेते हैं रात का टाइम है, आपका घर 2 फ्लोर है, तो आपने क्या करना है, डुप्लेक्स है, आपने क्या करना है, नीचे आना है, आपका फ्रिज नीचे है रात को पानी पीने के लिए, और आपका बटन लगा हुआ है नीचे। तो क्या करोगे, ऊपर से कैसे लाइट ऑन करोगे, ऊपर से तो पहले फ्लैश लाइट लेके नीचे आओगे। तो भाई टू वे स्विच लगा होगा, तो ऊपर से बटन ऑन कर लोगे तो लाइट ऑन। और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हो, आपने पानी वानी पी लिया, आप ऊपर जाओगे और बटन नीचे लगाओ, क्या आप उस बटन को बंद करने के लिए वापस नीचे जाओगे, नहीं, आप उस बटन को ऊपर से भी बंद कर सकते हो। तो ये बेसिकली होता है टू वे स्विच का। फ्लश स्विच होता है जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, जैसे लड़ी में उनमें यूज किया जाता है। एक होता है बेड स्विच। हाँ, बेड स्विच भी एक तरह का कुछ नहीं है, मतलब एक ही जगह से एक लाइट को बहुत ज्यादा प्लेसेस से कर सकते हैं, ये भी उसी की एग्जांपल है। जैसे आपके बेड के पास ही एक स्विच लगा दी, एक मेन बोर्ड में भी स्विच होगा लाइट को ऑन करने, एक बेड के साथ भी लगा होता है, दैट इज नोन एज बेड स्विच। ठीक है, ये कुछ फोटो है। जैसे वन वे स्विच इस तरह का होता है, इसमें देख लो ये दो टर्मिनल है। ये टू वे स्विच इस तरह का होता है। इंटरमीडिएट स्विचेस बहुत इस तरह के आते हैं, फ्लश स्विच इस तरह के आते हैं, और बेड स्विच इस तरह के आते हैं। अगर कोई एग्जाम में ऐसे फोटो वोटो आ गया तो देख लो इनकी शक्लें, तो अगर एग्जाम में आ गया तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो टेस्टर वगैरह आप देखो, इसमें वायरिंग वाले इसी इसी जो आपकी लाइन लिखी हुई है, इसमें एक दो चीजें, एक आई रूल्स बाई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आया था, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो कितने याद कर लोगे, तो इंपॉर्टेंट मुझे खुद छांटने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी याद करके बैठा हूँ रूल्स, तो वो देखूंगा पहले इंपॉर्टेंट कौन से आई रूल्स में से, तो वो पढ़ेंगे। बहुत रूल्स हैं, कितने याद कर लोगे। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ऑल्दो मैंने देखा था वैसे। उसके बाद आपका यहाँ पर अर्थिंग टेस्टर जो है, दो तीन चीजें वो वाली रहती हैं, तो उसको भी मैं साथ में कवर करके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें जो अब रह चुकी हैं चीजें, जैसे जनरेटर वगैरह। देखो डीसी जनरेटर, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आ गया तो डीसी जनरेटर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीसी जनरेटर कल मॉर्निंग में देखें, और डीसी जनरेटर समझ आ गया तो थ्री फेस मोटर भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी समझ हो जाएगी। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी में अब 2 लेक्चर से ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है, एक कल मॉर्निंग में, एक परसों मॉर्निंग में, तो ये कंप्लीट। बाकी कम्युनिकेशन वाले लेक्चर्स आ रहे हैं, और रात को जो है एक लेक्चर उस पर भी मैंने लाया था ई गवर्नेंस में, उसमें भी एक और शॉर्ट सा लेक्चर ले आऊंगा। और बाकी जो टेली कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन वाला कंपोनेंट है, उसको स्टार्ट करेंगे, देखते हैं एंटीना वगैरह की डिमांड आ रही है, तो जिस जो मुझे टॉपिक लगे वो करूंगा। जैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये वो है, उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप टेलीविजन पे जोर दो, बाकी चीजों पे मैं खुद जोर दे दूंगा, बट अगर टाइम मिले तो बाकी भी करते चलना। ठीक है, आपका काम सिर्फ इस टाइम 3-4 दिनों में पढ़ना ही है, मेरा काम थोड़ा और भी है। ठीक है, तो उसके साथ में जितना हो बन पाएगा मैं करूंगा। बाकी जैसे आप एमसीक्यूज के लिए बोल रहे हो,
तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे एमसीक्यूज मिले, और अगर आपके पास कहीं पर एमसीक्यूज है ना तो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। अगर एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, समझाना मेरा काम है ना, तो एमसीक्यूज कौन इस टाइम बैठ के फ्रेम करता रहेगा, अगर है तो भेज देना मुझे अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com में, ठीक है। तो आप वहां पे भेज सकते हो, तो मैं डिस्कस कर दूंगा एक आधा दिन, क्यों एमसीक्यूज पढ़ने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना। सो दिस इज फॉर टुडे, और अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और शेयर भी करो उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन करें एग्जाम में। आपका भी कोई किसी की तरफ जो है थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो तो आप कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो कल वाला लेक्चर हुआ था ई गवर्नेंस, उसकी भी मैं, और एनसीईआरटी वाली पीडीएफ भी मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।